अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे लिक्विड्स एंड सॉलिड के। इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये सिंटेक्स बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले एमसीक्यू, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन बाय फैराडे इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, चार्ज के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन फैराडे ने दी। फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट है, बल्कि एक्सपेरिमेंट नहीं है, जस्ट उसने चार्जेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन जो है ना चार्जेस के बारे में फैराडे की तरफ से आई है, और वो जो चार्ज थे वो इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए जा रहे थे, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह नंबर 2, क्रोक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वी आर परफॉर्म्ड एट लो प्रेशर टू डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ। तो क्रोक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, हमने उसमें क्रोक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो इसका आंसर डी होगा। रेडियो एक्टिविटी कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। तो बेटा, रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए हमने किसकी प्रेजेंस को कन्फर्म किया था? हमने न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को कन्फर्म किया था। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना, वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बेरिलियम का ब्लॉक है, और बेरिलियम का ब्लॉक में जो है हम अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाते हैं, तो फिर उसके ज़रिए जो है ना रेडियो एक्टिविटी होती है। इसी तरह आपके पास शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, सबको पता है। बाय यूजिंग स्क्वायर ऑर्बिट एन स्क्वायर वी कैन प्रिडिक्ट। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने होंगे तो आप एन स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। सही है, किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं तो आप एन स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाय यूजिंग 2 12 + 1 वी कैन प्रेडिक्ट। तो आपको याद है क्वांटम नंबर जब मैंने आपको पढ़ाए थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, अगर आपको किसी ऑर्बिट सब शेल में सब ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज वॉज परफॉर्म्ड बाय विलियम जे थॉमसन गोल्डस्टीन। इन सब साइंटिस्ट ने किया था। न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। सी, ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में मैंने बताए थे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल शोड दैट no portion of the atom is empty. Total mass of the atom is present outside the nucleus. The size of the nucleus is very big. The positive charge is concentrated in the nucleus. सही है। जो ऑप्शन डी है ना, उसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब ये था कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि सेंटर में कंसनट्रेटेड है। कलर ऑफ ग्लो प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है गैस के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास हीलियम गैस होगी तो पेल येलो कलर होगा, इसी तरह आर्गॉन गैस होगी तो ब्लू कलर होगा, नियॉन होगी तो रेड कलर होगा। तो गैस के जो कलर का फिनोमेना है वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह E/M रेशो ऑफ कैनाल रेज इज़ लेस देन दैट ऑफ कैथोड रेज। उसकी वजह यह है कि कैनाल रेज में प्रोटॉन, डिनोमिनेटर में प्रोटॉन का मास आ रहा होता है, तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है, तो इसलिए ओवरऑल जो है ना रेशो कम हो जाता है। तो E/M रेशो ऑफ कैनाल रे इज़ लेस देन दैट ऑफ कैथोड रे। तो कैनाल रे का मास इसलिए कम होता है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर लार्ज होता है और न्यूमरेटर स्मॉलर होता है। तो इसका आंसर ये है कि आपके पास ग्रेटर मास एंड चार्ज ऑफ द कैनाल रे पार्टिकल। ठीक है। इसी तरह नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कन्फाइंड इन हैवियर एलिमेंट्स। सही है, हैवियर एलिमेंट्स में होती है। अब हैवियर एलिमेंट्स में कुछ ट्रांजिशन भी आ जाते हैं, कुछ नॉन ट्रांजिशन भी आ जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। ये साइंटिस्ट याद करने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से नहीं है। रेडियो एक्टिव रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, आपको बताया था डाई पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसी तरह रेडियो एक्टिव रेज विच आर नॉन मटेरियल इन नेचर, नॉन मटेरियल इन नेचर गैमा रेज होती है। सही है, मटेरियल इन नेचर अल्फा होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मटेरियल इन नेचर गैमा होती है। अच्छा भाई, अब आपके पास है द रेज विच आर इंटेंस आयनाइजर ऑफ द गैस। इंटेंस आयनाइजर ऑफ द गैस में अल्फा पार्टिकल होगा। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो वो फ़ौरन दूसरी गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। इसी तरह द रेज द विच व्हेन कैथोड रेज वर पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होती है, दे पास स्ट्रेट अवे
they were deflected toward the negative charge plate, they were deflected toward the positive plate. सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि कैथोड रे बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. द स्पेक्ट्रम इन विच बाउंड्री लाइंस आर नॉट डिस्टिंक्टली मार्क्ड आर नोन एज, जिसमें बाउंड्री लाइंस डिस्टिंक्टली मार्क नहीं होती और आपके पास ये आपके पास होता है विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रेनबो वाला. ठीक है, उसमें आप लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन कोई नहीं होती, उसमें सब कलर एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं. एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेगलर, ये चीज़ रिपीट हो गई. एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिटल जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 2px, py, pz में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. एन ऑर्बिटल कैन नेवर ऑक्यूपाई, आपके पास किसी भी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. 0 का मतलब ये कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा 3 नहीं हो सकते. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल शेल ऑफ एन एटम, एल शेल ऑफ एन एटम में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो मैंने कहा किसी भी शेल में ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला होता है n². के शेल फर्स्ट शेल है, एल शेल सेकंड शेल है, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन मोस्ट रेडिली, कौन सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बेटा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं वो कम होगी, वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा. तो वो आपके पास है पोटेशियम. सही है, लिथियम अल्कली मेटल है. देखो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल से कम होती है, एक बात तो तय है. अब मेटल में भी कौन सा सबसे कम किसकी होती है, अल्कली मेटल्स की कम होती है. तो आपके पास हो गया आपके पास कौन सा हो गया, पोटेशियम. अच्छा भाई, तो ये बात हो गई आपके पास किसकी, पोटेशियम वाला आंसर हो गया. ये आपको पता होना चाहिए कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है अल्कली मेटल, तो वहाँ पे ये जो है ना डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप बताने के लिए जो क्वांटम नंबर होता है वो एजिमुथल होता है. साइज ऑफ ऑर्बिट बताने के लिए प्रिंसिपल होता है. डीजनरेशन इन ऑर्बिटल बताने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है. ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स. ये बात पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, मैंने आपको याद हो एक्सक्लूजन सारे प्रिंसिपल बताए थे ना, तो ये उसमें पॉली एक्सक्लूजन की स्टेटमेंट है. विच रूल इज वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब देखिए px2 py1 और pz नहीं दिया हुआ, टोटल इस वक्त p में 3 इलेक्ट्रॉन है. होना क्या चाहिए, हुन्स रूल के मुताबिक हर एक में एक इलेक्ट्रॉन, px में एक, py में एक, pz में एक. इसने px में 2 डाल दिए, py में एक छोड़ दिया, pz खाली छोड़ दिया. मतलब मैंने उस दिन बताया था कि px py जब कभी भी आएगा तो हन्स रूल की वायलेशन हो रही होगी. द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द गैसियस एटम इज कॉल्ड. सही है, एनर्जी रिलीज जब किसी गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब तो लोअर से वो हायर में जाता है. एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय NH/2π. याद कर लो, ये मैंने बोहर के पोस्टुलेट बताया था ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू NH/2π. रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आप जहन में रखें. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, एनाइन पोटेशियम K+ कंसिस्ट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, 19 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन. द मास नंबर ऑफ दिस एटम. मास नंबर किसका सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप सम करें, आपके पास मास नंबर आ जाएगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द बिहेवियर, द एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन, द शेप ऑफ. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट से बी सी डी ऑप्शन सही नहीं है, ए सही है. एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज इन. ठीक है. हाउ मेनी सब शेल आर प्रेजेंट इन एम शेल. एम शेल के शेल में सब शेल कितने होते हैं, 1. एल शेल में सब शेल कितने होते हैं, 2. एम शेल में सब शेल कितने होते हैं, आपके पास एम शेल में सब शेल 3 होते हैं. SPD. एन शेल में सब शेल 4 होते हैं. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय. एनर्जी का फार्मूला जो है वो हमने फार्मूला को डिस्कस किया था, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने एनर्जी वाला फार्मूला शायद उसमें नहीं बताया था, मैंने रेडियस का और वेव नंबर का फार्मूला बताया था. वेल, एनर्जी की जो इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू माइनस
2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सही है, -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में पता लगाना हो ना तो आप n प्लस एल करें। अगर ऑर्बिटल के n प्लस एल का सम ज़्यादा आएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब n प्लस एल है तो उसकी एनर्जी n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 इज मोस्ट लाइकली टू शो वैलेंसी। अब देखो 287 यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक की, तो उसकी वैलेंसी जो है ना -1 हो सकती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अच्छा, इसी तरह 38 एन एटम बिकम्स एन एनाइन गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एनाइन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट हेल्प्स इन क्या, नोइंग द नेचर ऑफ द बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ द बॉन्ड लेंथ, और बोथ ऑफ द अबव। हम नेचर ऑफ द बॉन्ड निकालते हैं, सही, नेचर ऑफ द बॉन्ड निकालते हैं इससे, मतलब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट नहीं करते, यानी ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट विल फॉर्म एनाइंस रेडिली। अब एनाइंस कौन जल्दी बनाएगा, एनाइंस का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना। इलेक्ट्रॉन को गेन करने में सबसे ज़्यादा हैलोजेंस एक्टिव होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, अल्कली मेटल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में सबसे ज़्यादा हैलोजेंस होते हैं। द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस रेजेस टू द पॉजिटिव चार्ज। जब बीटा पार्टिकल अगर बीटा नेगेटिव निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज +1 हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाएगा। When a stable element is bombarded with the alpha particle, its nucleus is disintegrated and emits the radiation. This is known as a artificial radioactivity. Artificial radioactivity जो है ना क्या होती है आपके पास, कि आप किसी एलिमेंट के अंदर क्या अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवा के उसको रेडियो एक्टिव बनाएं। सेट ऑफ क्वांटम नंबर 5f ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, तो n की वैल्यू 5 होगी, l की वैल्यू f और f के लिए क्या होती है 3, और m जो होता है वो आपके पास f के लिए -3 to +3 होता है। ठीक है, -3 to +3 होता है। तो अब आप सोचें, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3, पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3, बाकी सारे ऑप्शन में अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है। और f की वैल्यू -3 से +3 तक होती तो +1 उसमें m इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ट्रू ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में 3 एलिमेंट तो टॉप क्लास के हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो नहीं, आप फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब वेयर एक्स रिप्रेजेंट, अब आप बताएं कि आप अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवा रहे हैं और एक न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। न्यूट्रॉन रिलीज़ होने का मतलब मास एक कम हो रहा है, तो 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31 हो रहा है। 31 में से एक कम कर दोगे, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास होता है ना, तो न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, तो देखो मास का सम जो मैं कर रहा हूँ वो 31 बन रहा है, तो 31 में से एक कम कर दो तो 30 होगा, यानी मास आपका 30 रहेगा, और चार्ज का सम 13 + 2 कितना होगा 14, यानी ये बनेगा आपके पास 15, सी ऑप्शन होगा, सही है। चार्जेस का सम करेंगे और मासेस का सम करेंगे, मासेस में एक कम कर देंगे, चार्जेस में सेम रहने देंगे। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 59 एंड इट्स एटॉमिक नंबर 27। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। द पार्टिकल हुज मास इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट बियर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन्स होते हैं, इसको सही है, मास सेम हो और सिर्फ चार्ज डिफरेंट हो। द रेज विच कैन बी यूज एज अ प्रोजेक्टाइल फॉर आयनाइजिंग द गैस मॉलिक्यूल अल्फा रेज, सही है, अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा जल्दी आयनाइज करती है। वेरियस वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर लिस्टेड बिलो, विच इज पॉसिबल सेट फॉर वन ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन इन एन आयरन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देखो आयरन एटम की ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल के लिए, तो आयरन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल
देखो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 26, कन्फिग्रेशन करोगे ना तो उसका लास्ट ऑर्बिटल आएगा 3d, 3d सही है टी, और 3d6 आ रहा होगा। तो अब n की वैल्यू 3 होगी और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, यही से पहचान लो। n इसमें 1 है, इसमें n 4 है, इसमें n 4 है, उसमें n 3 है। तो n 4 क्वांटम नंबर होते हैं ना, n l m s, सही। तो आपके पास n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, क्यों d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 3 होगी। इसी तरह तो ये 3d के अंदर 3d6 होगा ना उसका आखिरी, तो n 3 हो जाएगा, l 2 हो जाएगा और m की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो है ना स्पिन जो है ना नेगेटिव स्पिन से शो करेगा। बाकी सब क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि उसमें n 4 आ रहा है, l अलग अलग आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज फेज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ये ऑफ द प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है।